भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013, लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, ये 2013 में कानून बना और 1 जनवरी 2014 से लागू। इसके पहले भूमि अधिग्रहण 1894 के कानून के तहत किया जाता। 1894 का कानून अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। 1894 में अंग्रेजों ने वन नीति भी बनाई थी। मैंने आपको बताया, अंग्रेज जब भारत में आए तो व्यापारी बन के आए, व्यापार करके उन्होंने कमाया। अंग्रेजों की निगाह हमारे कृषि अर्थव्यवस्था पर पड़ी, हेतु से भी उन्होंने कुछ कमाने का प्रयास किया और लैंड टेन्योर सिस्टम को शुरू किया, पट्टेदारी प्रणाली को शुरू किया, रैयतवाड़ी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था के माध्यम से कृषि अर्थव्यवस्था में भी उन्होंने कमाने का जुगाड़ बना लिया। फिर अंग्रेजों की निगाह वन भूमि पर पड़ी, उन्होंने वन से संबंधित अधिनियम बनाए, वन से संबंधित नीतियां बनाया और वन भूमि को सरकार की भूमि कानून बना करके घोषित कर दिया और फिर वनों को बेच करके पैसा कमाने लगे। इंडिया में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो इंडस्ट्री को लकड़ी की जरूरत थी और उन्होंने जमीन वन को लीज पर देना शुरू किया। अब उस लीज का पैसा वन में रहने वाला जनजाति नहीं खा रहा है, उस लीज का पैसा सरकार खा रही है, अंग्रेजी सरकार। यहां भी अंग्रेजों ने कमाने का उपाय किया और इसी प्रोसेस में, इसी प्रक्रिया में इसी प्रक्रिया में अंग्रेजों ने भारत के लोगों की, किसानों की जमीन को कानून बनाकर अपना जमीन बना लिया। अंग्रेजों ने झांसा यह दिया कि सरकार जनता के हित में किसी की भी जमीन को एक्वायर कर सकती है। अंग्रेजों ने जनता का हित एक लॉलीपॉप के रूप में हमें दिखाया और फिर अंग्रेजों ने कभी भी किसी भी व्यक्ति के जमीन को एक्वायर कर लेना शुरू किया, एक्वायर करना। और उसमें यह प्रावधान कर दिया कि यह जिसकी भी किसी भी जमीन को एक्वायर किया जाएगा वो अपील में नहीं जाएगा, वो कोर्ट में नहीं जाएगा। और इस तरीके से अंग्रेज सरकार की यह कानून, जो कि बिल्कुल औपनिवेशिक मानसिकता का परिणाम था, इसी कानून के तहत अंग्रेज सरकार जमीन को एक्वायर करती रही। हमारा देश आजाद हुआ, विकास के लक्ष्य को निर्धारित किया गया और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ढेर सारी जमीन की जरूरत थी सरकार को। इसलिए आजादी के बाद भी सरकार ने इस कानून में व्यापक बदलाव न करके थोड़े बहुत अमेंडमेंट के साथ इस कानून को कंटिन्यू रखा और 2013 तक, 31 दिसंबर 2013 तक भारत सरकार इसी कानून के तहत विकास परियोजनाओं के लिए जमीन को एक्वायर करती रही। और इस कानून में बहुत सारी खामियां, हालांकि समय समय पर अमेंडमेंट हुआ, लेकिन इस कानून में बहुत सारी खामियां रही। जैसे सरकार जब किसी की जमीन को एक्वायर करती थी, फोकस्ड करो, मैं जो बोल रहा हूं उस पर फोकस्ड करो, वहां सुनो। जब सरकार किसी की भी जमीन को 1894 के अधिनियम के तहत एक्वायर करती थी तो जिसकी भी जमीन लेती थी उस जमीन के बदले उसको मुआवजा दिया जाता था। लेकिन एक्वायर करने वाली अथॉरिटी, अधिग्रहण करने वाली अथॉरिटी अलग थी और मुआवजा वाला डिपार्टमेंट अलग था, जिसके चलते लोगों को मुआवजा पाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। सरकार ने 1894 के कानून के तहत जब जमीन एक्वायर करती थी तो सार्वजनिक हित के लिए जमीन एक्वायर करती थी, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जमीन एक्वायर करती थी। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट का डिफिनीशन बड़ा व्यापक था। आपकी जमीन को सरकार ले लेती थी और लेकर के अपोलो हॉस्पिटल वाले को दे देती थी और उस जमीन पर अपोलो हॉस्पिटल बना करके करोड़ों कमाता था। सरकार कहती थी कि भाई अपने लिए थोड़ी लिया, हॉस्पिटल एक पब्लिक इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट है। सरकार आपकी जमीन एक्वायर कर लेती थी और जमीन एक्वायर करके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का दे देती थी, वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोल करके वो करोड़ों का लाभ कमाते थे और सरकार कहती थी कि पब्लिक इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट है।
यार, सरकार आपकी जमीन को एक्वायर करके इंडस्ट्रियलिस्ट या ऐसे कैपिटलिस्ट को दे देती थी जो आपकी जमीन पर मॉल बनाता था, आपकी जमीन पर बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाता था, हाउसिंग सोसाइटी डेवलप करता था, आपकी जमीन पर इंडस्ट्री लगाता था। पश्चिम बंगाल सरकार ने जमीन एक्वायर करी किसानों को और टाटा मोटर्स को दे दिया सिंगूर की जमीन। हम लोगों ने चर्चा किया। सरकार कहती थी अपने लिए थोड़ी इंडस्ट्री लगा रहे, टाटा नैनो कार पे अपने थोड़ी चलेंगे, या कोई मॉल कोई अपार्टमेंट अपने रहने के लिए थोड़ी बनाया जा रहा है। यह भी पब्लिक इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट है और इस तरह से पब्लिक इंटरेस्ट के परियोजना, सार्वजनिक हित परियोजना का परिभाषा व्यापक था। इस तरह से सरकार जमीन को एक्वायर करती थी और किसी प्राइवेट सेक्टर को दे देती थी। जिसकी जमीन एक्वायर होती थी उनसे कुछ नहीं पूछा जाता था, उनकी कोई राय नहीं ली जाती थी। सरकार ने नोटिस दिया और उनकी जमीन को एक्वायर कर लिया, कोई उनसे सहमति नहीं। और वो अपील में भी नहीं जा सकते थे, कोर्ट भी नहीं जा सकते थे। सोचो कैसा कानून था। अब आते हैं मुआवजा पर। जिसकी जमीन एक्वायर की जाती थी उसका मुआवजा भी पर्याप्त नहीं होता था। समय समय पर मुआवजा की दर निर्धारित की जाती रही और लास्ट तक जो मुआवजा की दर थी 1894 कानून के तहत 2013 31 दिसंबर 2013 तक वो थी, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर किसी की जमीन एक्वायर की जा रही है तो सरकारी मूल्य का 4 गुना, सरकारी मूल्य जो होगा उसका 4 गुना मुआवजा उसको दिया जाएगा। और शहरी क्षेत्र में अगर जमीन एक्वायर की जा रही है, शहरी क्षेत्र में अगर जमीन एक्वायर की जा रही है तो सरकारी मूल्य का दुगना मुआवजा दिया जाएगा। शहर में मूल्य चूंकि ज्यादा होता है, स्क्वायर फीट के हिसाब से मूल्य होता है, तो वहां पर अगर किसी की जमीन एक्वायर की जाएगी तो सरकारी मूल्य का दुगना दिया जाएगा। यह मुआवजा था। अब मुआवजा सरकारी मूल्य का 4 गुना और शहर में दुगना कम नहीं था। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हम कहां हो जा रहा था, क्योंकि उसमें सरकारी मूल्य लिखा हुआ था। सरकार आई, आपकी जमीन को एक्वायर किया, 1 एकड़ जमीन एक्वायर किया। 1 एकड़ जमीन का जो सरकारी मूल्य मान लीजिए 20 लाख रुपए एकड़ चल रहा है, आपको 20 लाख दिया, 20 लाख का 4 गुना 80 लाख दिया, उस जमीन को ले लिया। 1 एकड़ जमीन 32 कट्ठा जमीन, और उस जमीन को एयरपोर्ट के लिए दे दिया या हॉस्पिटल बनाने के लिए दे दिया, हाईवे के लिए यूज कर दिया। अब कह रहे हो आपकी 20 लाख की जमीन को 80 लाख मिला, तो कम कहां है? कम है। पॉइंट नंबर 1 कि सरकार जब जमीन एक्वायर करती थी तो प्रोजेक्ट की घोषणा किए बिना जो मूल्य होता था उस मूल्य का 4 गुना दिया जाता था। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि अगर आपकी जमीन 20 लाख रुपए एकड़ है, खेत है, लेकिन जैसे ही उस जमीन से पैरेलल जमुना एक्सप्रेसवे गुजरेगी बच्चा, उस जमीन की कीमत 20 लाख रुपए एकड़ नहीं 20 लाख रुपए कट्ठा हो जाएगा। तो सोचो कि आपकी जमीन को एक्वायर करके 32 कट्ठा आपको 80 लाख सरकार ने दे दी, और आपके पड़ोसी का जमीन एक्वायर नहीं हुआ, वो हाईवे के पास रहा और उसका 32 कट्ठा 20 लाख रुपए कट्ठा बिका। उसको 6 करोड़ 40 लाख रुपया उस 32 कट्ठा जमीन के लिए मिल गया बच्चा, और आपको 80 लाख रुपया मिला। आपको दुख होगा कि नहीं होगा? दूसरा बिंदु ध्यान से सुनना, सरकारी मूल्य के अनुसार 4 गुना और दुगना दिया जाता था। और सरकारी मूल्य क्या होता है?
कैसे सरकारी मूल्य का निर्धारण होता है? आजकल शहरों में सरकार क्या कर रही है, सर्किल रेट निर्धारित कर दी है। दिल्ली वगैरह में अगर आप फ्लैट खरीदने जाते हो तो हर फ्लैट का सरकार का सर्किल रेट है। 1 करोड़ का एक फ्लैट का सर्किल रेट हो गया। सरकार ने सर्किल रेट का निर्धारण इसलिए किया ताकि स्टांप ड्यूटी कोई चोरी ना कर सके। क्योंकि पहले लोग क्या करते थे कि 1 करोड़ का फ्लैट खरीदते थे और सरकार के पास लिखवाते थे 10 लाख, 20 लाख, 20 लाख का स्टांप ड्यूटी खरीदते थे। 20 लाख पर स्टांप ड्यूटी पर सरकार को टैक्स देते थे और 80 लाख ब्लैक दे देते थे जिसका फ्लैट होता था। 1 करोड़ में क्रय विक्रय हुआ, सरकार को दिखाया गया 20 लाख, सरकार को टैक्स दिया गया, 20 लाख पर स्टांप ड्यूटी दिया गया। सरकार ने इस घपले को देखा और सरकार ने कह दिया कि नहीं, सर्किल रेट होगा। इस एरिया के फ्लैट का सर्किल रेट 80 लाख, तो आप फ्लैट 60 लाख में खरीदिए बेचिए या 1.5 करोड़ में खरीदिए बेचिए, 80 लाख पर स्टांप ड्यूटी आपको देना ही देना है। सरकार ने ऐसा कर दिया, लेकिन पहले ऐसा नहीं था बच्चा। इसलिए पहले लोग खेत खरीदते थे, बेचते थे, तो 20 लाख रुपए एकड़ खेत की खरीद बिक्री करते थे और 10 लाख लिखवा देते थे, 8 लाख लिखवा देते थे स्टांप ड्यूटी बचाने के लिए। इसलिए जब सर्किल रेट निर्धारित नहीं था तो सरकारी मूल्य का निर्धारण विगत पीछे में जो भी 10 खरीद बिक्री हुई है उस इलाके में, उसका एवरेज निकाल करके सरकारी मूल्य का निर्धारण कर दिया जाता था। और जब सरकार आपके इलाके के जमीन का सरकारी मूल्य का एवरेज निकालती थी तो जमीन का कीमत आपके यहां 20 लाख रुपए एकड़ है, लेकिन किसी ने बेचा है 8 लाख रुपए एकड़, किसी ने बेचा है 6 लाख रुपए एकड़, किसी ने बेचा है 10 लाख रुपए एकड़, कम कम लिखवाया है। उसका एवरेज निकालने पर सरकारी रेट 8 लाख रुपए एकड़ आता था और 8 का 4 गुना आपकी जमीन की जेन्युइन कीमत 20 लाख है, आपको सरकार ने 32 लाख रुपया देके बाय बाय कर दिया। अब समझ में आ रहा होगा, मुआवजा कम, और प्रोजेक्ट की घोषणा के बाद तो कीमत और बढ़ गई है, फिर भी 32 लाख ही आपको मिला, मुआवजा कम था। यानी सरकार कभी भी किसी की जमीन को एक्वायर कर लेती थी, पूछा नहीं जाता था, जिनकी जमीनें एक्वायर की जाती थी सहमति नहीं ली जाती थी, मुआवजा कम दिया जाता था। जो भी मुआवजा दिया जाता था वो केवल मकान मालिक, केवल जमीन मालिक को मुआवजा दिया जाता था। हमारा गांव है, हमारे गांव में 1000 एकड़ का रकबा है। हर गांव में आप लोगों के गांव का होता हो ना 1000 एकड़, 800 एकड़, 900 एकड़, किसी के पास 20 एकड़, 30 एकड़, 5 एकड़, 2 एकड़, हर व्यक्ति का जमीन होता है। मान लीजिए कि हमारे गांव में 1000 एकड़ का रकबा है, यानी हमारे पूरे गांव का जो खेत है वो 1000 एकड़ है। हमारे गांव में नैनो फैक्ट्री के लिए टाटा मोटर्स आकर के इंडस्ट्री लगाता है, अब पूरे 1000 एकड़ को एक्वायर करता है, सरकार एक्वायर करके उनको देती है। बट वो गांव का 1000 एकड़ गांव के अमीर लोगों की खेत है, यानी गांव के 20-25% लोग ही उस खेत के मालिक हैं। गांव में 60-70% लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन है, या फिर 1-2 कट्ठा, 5 कट्ठा, 10 कट्ठा उनके पास जमीन, ऐसे भी लोग हैं। 5 कट्ठा 10 कट्ठा पे खेती करते हैं, या 1 भी कट्ठा नहीं है, दूसरे के खेत पे मजदूरी करते हैं, बटाई पर लेकर के खेती करते हैं। गांव में 40-50% लोग ऐसे भी होते हैं। 1894 के कानून के तहत मुआवजा किसको दिया जाता था? भूमि के मालिक को। सरकार ने भूमि के मालिक को मुआवजा दिया, जमीन को एक्वायर किया, लेकिन जो 60% लोग उस जमीन पर अपनी आजीविका चला रहे थे उनको कुछ नहीं मिलता था, उनको कुछ नहीं मिलता था। ये भी एक ड्रॉबैक था इस कानून का। वो बेचारे बिल्कुल बेरोजगार हो जाते थे, गांव छोड़ने के लिए विवश हो जाते थे। जब भी सरकार जमीन को एक्वायर करती थी तो जिस सार्वजनिक मद के लिए एक्वायर करती थी, मैंने कहा कि सार्वजनिक हित में जमीन एक्वायर कर लेती थी। सार्वजनिक हित का डिफिनीशन, पब्लिक इंटरेस्ट का डिफिनीशन बड़ा व्यापक रखा गया था। प्राइवेट कंपनियां सरकार को अप्रोच करती थी। अगर जमीन की कीमत
बाजार मूल्य के हिसाब से देखा जाए 2 करोड़ रुपए एकड़ है। सरकारी मूल्य के अनुसार देखा जाए तो 20 लाख रुपए एकड़ है। टाटा ने हमसे संपर्क किया, मैं सरकार हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं। टाटा ने हमसे कहा कि आप एक्वायर करेंगे तो 80 लाख रुपया देना होगा, आप एक्वायर करके हमें दे दीजिए। हम खरीदने जाएंगे तो 2 करोड़ मुझे देना होगा, आप एक्वायर कीजिए, हमें दे दीजिए। आप अलग से हमसे 40 करोड़ ले लीजिए पर एकड़। अब आप टाटा हो, आपको पर एकड़ कितना पड़ा? 80 लाख गया किसान के पास, 40 लाख दिया आपने मुख्यमंत्री जी को, 1 करोड़ 20 लाख। किसान से डायरेक्ट परचेज करते तो 2 करोड़ देना पड़ता, फिर भी आपको 80 लाख का फायदा हुआ पर एकड़। और सरकार यही काम कर रही थी, बिचौलिए के रूप में बनकर के सरकार जमीन को एक्वायर करती थी और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट को जमीन दे देती थी और उसी जमीन पर प्रोजेक्ट लगा करके करोड़ों काम आते थे। और जिनकी जमीनें थी वो चली जाती थी, उनको प्रॉपर मुआवजा भी नहीं मिलता था। जनजातियों के विस्थापन का स्वरूप क्या था वो बताने की जरूरत नहीं है, वो तो वन विभाग की जमीन होती थी, इसलिए उनको मुआवजा भी नहीं ठीक से मिलता था। 1894 का यह कानून जो था वो बेहतर कानून नहीं था। 1894 का जो कानून था वो सामाजिक न्याय के आदर्शों के अनुरूप नहीं था। इधर 1991 में हम लोग डब्ल्यूटीओ में शामिल हो गए। आर्थिक सुधार की प्रक्रिया के बाद भारत में औद्योगिकरण तेज हो गया, ढेर सारे इंडस्ट्रिस्ट आने लगे, भूमि अधिग्रहण का काम बढ़ गया, धनाधन भूमि अधिग्रहण होने लगा। और जब ढेर सारा भूमि अधिग्रहण होने लगा तो इस भूमि अधिग्रहण के विरोध में जन आंदोलन भी उभर कर सामने आने लगा। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह के मनमाना तरीके से भूमि अधिग्रहण के विरोध में जन आंदोलन शुरू हो गया। जमुना एक्सप्रेसवे के लिए अगर जमीन को अधिग्रहित किया गया तो एक को मुआवजा बहुत कम मिला और दूसरा बढ़ी हुई बाजार मूल्य के आधार पर ऐश कर रहा है। लोगों में असंतोष भड़कने लगा, ढेर सारे जगहों पर जन आंदोलन होने लगा और तब जाकर के सरकारों को लगा कि नहीं, इस दिशा में कुछ करना चाहिए। और जिनका विस्थापन होता था उनका समुचित पुनर्वास भी नहीं हो पाता था, मनमाने तरीके से, डिपार्टमेंट अलग था। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया और फाइनली 2007 में, पीछे हम लोगों ने चर्चा किया, 2007 में भारत सरकार ने एक नेशनल पॉलिसी बनाती है, पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया इन 2007। और इस नीति के द्वारा इस बात पर चिंता व्यक्त की जाती है, एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है कि भूमि अधिग्रहण के बाद जो भी विस्थापित लोग हैं या जिनको मुआवजा देना है उनको सही तरीके से दिया जाए। उनका मुआवजा समुचित होना चाहिए, उनका पुनर्वास समुचित होना चाहिए, पुनर्स्थापन समुचित होना चाहिए। और इस दिशा में 2007 में ही एक कानून का निर्माण किया जाता है। इधर 2006 में वन अधिनियम आ गया था और वन अधिनियम में भी जनजातियों के भूमि अधिग्रहण से उत्पन्न समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रयास किया गया था। लेकिन वन अधिनियम अलग था, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2007 अलग था और भूमि अधिग्रहण का कानून 1894 वाला कंटिन्यू कर रहा था। इसलिए कालांतर में महसूस किया गया कि एक इंटीग्रेटेड कानून बनाया जाए और फाइनली इसका रिजल्ट हुआ 2013 में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013। इसमें भूमि अधिग्रहण कानून और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन कानून दोनों को क्लब कर दिया गया और भूमि अधिग्रहण के साथ पुनर्वास और पुनर्स्थापन को जोड़ दिया गया। यानी अलग अलग डिपार्टमेंट के जिम्मे काम नहीं रहेगा, अलग अलग तरीके से इसको नहीं लिया जाएगा। भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास पुनर्स्थापन दोनों एक ही संयुक्त रूप से चलेंगे। जब जमीन को एक्वायर किया जाएगा तो पुनर्वास और पुनर्स्थापन, मुआवजा, ये सब कुछ उसका पार्ट होगा। और जो नया कानून आया, ये कानून माइंड ब्लोइंग था, है, आई एम टेलिंग है, क्योंकि नो डाउट 1894 के कानून में जो मनमानापन था इसको रोकने का प्रयास किया गया। मेरी बातों को ध्यान से सुनना।
इसमें कुछ ढेर सारे ऐसे प्रावधान किए गए, इसमें 1894 के कानून में निहित कमियों को काफी हद तक दूर कर दिया। क्या प्रावधान किया गया? सबसे पहले हम 1894 का क्रम चलते हैं, तब वहां हम फिर आपको समझाएंगे और फिर हम आपको स्लाइड में दिखाते चले जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। इस कानून को हम लोग पढ़ेंगे कैसे? तो हमारा पहला पार्ट होगा इंट्रोडक्शन, दूसरा पार्ट होगा इसके प्रमुख प्रावधान, तीसरा पार्ट होगा इस कानून का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या लाभ है, क्या बेनिफिट है। विस्थापन के कंटेस्ट में बेनिफिट को हम देखेंगे। इस कानून की भी कुछ खामियां हैं, चुनौतियां हैं, है या नहीं है, वो भी हम यहां पर देख लेंगे। और फिर इस कानून की हम समीक्षा करेंगे और समीक्षा करके इसका कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक नया डिस्प्यूट आया है। इसी कानून का एक प्रोविजन है 24A, धारा 24(1). तो धारा 24(1) का क्या प्रोविजन है, क्या डिस्प्यूट्स है, क्योंकि ये लगातार बच्चा अभी चर्चा में है। अभी भी हमारी सरकार, नई सरकार इस दिशा में एक नए कानून के निर्माण की दिशा में अग्रसर है, बिल बना करके, लेकिन अभी भी विपक्ष उस पर सहमत नहीं है। तो एक करंट का एक हिट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको यहां पर इस पर चर्चा कर रहा हूं। चलिए, टॉपिक में स्किप कर जाता, आपको नहीं समझ में आता कहां से कौन सा टॉपिक सर जोड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा समग्रता में आपको समझना होगा और कई जगहों पर हम इसको यूज करेंगे। सबसे पहले परिचय हमने दे दिया और परिचय में बता दिया 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की खामियों को देखते हुए, 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की खामियों को दूर करने के लिए 2013 में पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2007 को जोड़कर, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2007 को जोड़कर भूमि अधिग्रहण के लिए एक नए कानून का निर्माण किया गया, एक नए कानून का निर्माण किया गया जिनका नाम है द राइट ऑफ द फेयर कंपनसेशन, द राइट ऑफ द फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। हम यहीं से इसको पढ़ते हैं बच्चा, जनरली यही नाम दिया जाता है, कई जगहों पर लैंड एक्विजिशन एक्ट ही कह दिया जाता है, पर जनरली लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के नाम से जाना जाता है। बट इस कानून का पूरा नाम है द राइट ऑफ फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एंड रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। 1894 की लैंड एक्विजिशन एक्ट की खामियों को दूर करते हुए और पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2007 को इसमें क्लब करते हुए ये नया कानून बनाया गया। डन। अब क्या थी खामियां? 1894 की भूमि अधिग्रहण अधिनियम की खामियां क्या थी? क्या इस कानून की डिमेरिट्स थी, कमियां थी? बता चुका हूं, बस स्पीडली हम एक बार आगे बढ़ते हैं। मुआवजा कम था। सबसे पहले तो मुआवजा पे बात करें। मुआवजा कम था और मुआवजा केवल भूमि के स्वामी को दिया जाता था। अब यहीं पर हम नए कानून की पृष्ठभूमि भी आपको चर्चा कर देंगे तो आपको समझने में मजा आएगा। 1894 के कानून में मुआवजा कम था। कैसे कम था? मैंने आपको बता दिया, मुआवजा बाजार मूल्य के अनुसार नहीं था, मुआवजा सरकारी मूल्य के अनुसार था। 4 गुना और दुगुना कल भी था और आज भी है। 2013 के कानून में भी यही रखा गया, मुआवजा कम। नए वाले कानून में इसको चेंज किया गया बच्चा, और नए कानून में इसको चेंज करके क्या किया गया? मुआवजा पुराने कानून में था ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना और शहरी क्षेत्रों में दुगुना। नए 2013 के कानून में भी है ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना और शहरी क्षेत्रों में दुगुना, लेकिन पुराने 1894 के कानून में था सरकारी मूल्य का 4 गुना और दुगुना। नए कानून में कर दिया गया बाजार मूल्य का 4 गुना और दुगुना। कल्पना कर लो कि कितना बढ़ के मिलेगा आपको, कितना बढ़ के मिलेगा आपको, और वो भी
प्रावधान किया गया कि प्रोजेक्ट की घोषणा होने के बाद बाजार मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। यानी जब प्रोजेक्ट घोषित हो जाएगा कि आपके गांव के में टाटा मोटर्स एक कार का कारखाना लगाने जा रही है, ऑटोमेटिक आपके गांव की जमीन की कीमत बढ़ जाएगी, अगल बगल अड़ोस पड़ोस के गांव की जमीन की कीमत बढ़ जाएगी। जो कीमत बढ़ेगी वो बाजार मूल्य है, और उस बाजार मूल्य का 4 गुना आपको मुआवजा दिया जाए, और अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो दुगना मुआवजा दिया जाएगा। तो नो डाउट मुआवजा बढ़ा। नए कानून में, पुराने कानून की खामियां हैं, ये नए कानून में है मुआवजा। न्यू एक्ट 2013। ओके, मुआवजा केवल भूमि के स्वामी को दिया जाता था, नहीं, जो नया कानून आया उसमें एक एसआईए का प्रोविजन है, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, सामाजिक प्रभाव विश्लेषण, राइट। मतलब जब कोई प्रोजेक्ट लाया जाएगा तो उस प्रोजेक्ट का क्या सामाजिक प्रभाव होगा, इसका असेसमेंट किया जाएगा, और असेसमेंट करके सभी प्रभावितों को मुआवजा दिया जाएगा। असेसमेंट के बाद केवल भूस्वामी को ही मुआवजा नहीं दिया जाएगा, बल्कि सभी प्रभावितों को मुआवजा दिया जाएगा। यानी यदि आपके गांव का 1000 एकड़ का जमीन सरकार एक्वायर करेगी तो गांव के जो 30% भूस्वामी हैं उन्हीं को मुआवजा नहीं दिया जाएगा, उनको तो मुआवजा दिया ही जाएगा, भूस्वामी है 4 गुना बाजार मूल्य का। लेकिन कुछ कुछ मुआवजा बाकी 70% लोगों को भी दिया जाएगा जो उस खेत पर डिपेंडेंट थे, जो उस खेत को बटाई पर लेकर खेती करते थे, उस खेत पर मजदूर के रूप में खेती करते थे, उसी से उनका परिवार चलता था, उनको भी मुआवजा दिया। बताओ कैसा रहा मुआवजा? केवल भूमि के स्वामी को नहीं, बल्कि अन्यों को भी दिया जाएगा। नए कानून में डाल दिया गया। नो डाउट इस कमी को दूर करने का प्रयास किया गया। 1894 की कानून का एक प्रोविजन था सहमति का प्रावधान का अभाव। सरकार जब चाहे तब किसी की भी जमीन को नोटिस देकर उनकी जमीन को एक्वायर कर सकती थी। सहमति का कोई प्रोविजन नहीं था। इस प्रोविजन के हम लोग ऐसे ही पॉइंट कर ले, यहां आ गया सोशल इंपैक्ट असेसमेंट का अभाव, और इसमें सोशल इंपैक्ट असेसमेंट का प्रोविजन भी कर दिया गया। और केवल भूस्वामी को ही मुआवजा नहीं, अन्यों को भी मैंने लिख दिया। तीसरा पॉइंट है सहमति के प्रावधान का अभाव। 1894 कानून में सहमति नहीं ली जाती थी, नए वाले कानून में सहमति का प्रावधान कर दिया गया। मतलब सरकार जब कभी भी किसी की जमीन को एक्वायर करेगी तो उससे पूछेगी। इसको रिस्लाइज किया गया, क्योंकि सरकार जब जमीन को एक्वायर करेगी बच्चा तो इसलिए कर रही है, पब्लिक इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट में तो करेगी ही करेगी, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोकतांत्रिक सरकार है, और लोकतांत्रिक सरकार सदैव लोकहित में काम करती है। तो लोकहित की परियोजनाओं के लिए ही वो करेगी। लेकिन कैसा लोकहित? बहुत जरूरी। ऐसा भी तो हो सकता है बहुत जरूरी वाला। इसलिए 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया इसको। ध्यान से सुनो। अगर सरकार पब्लिक इंटरेस्ट में कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रही है और वो प्रोजेक्ट खुद सरकार संचालित करेगी, कोई सहमति नहीं ली जाएगी। मतलब अगर सरकार सड़क बनाने जा रही है, कोई सहमति नहीं ली जाएगी। सरकार रेलवे लाइन बिछाने जा रही है,
कोई सहमति नहीं दी जाएगी। मामला समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यह काम सरकार करने जा रही है और सहमति के चक्कर में रेलवे लाइन रुक सकती है, सहमति के चक्कर में सड़क निर्माण रुक सकता है, इसलिए यह कर दिया गया, कोई सहमति नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सहमति के प्रोविजन में 1(2) किया गया कि यदि सरकार पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी प्रोजेक्ट पीपीपी के तहत चलाने के लिए लैंड एक्वायर कर रही है, सरकार किसी की जमीन को एक्वायर कर रही है ताकि उस जमीन पर पीपीपी के तहत, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पता ही होगा, के तहत कोई पब्लिक इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। ऐसे के लिए 70% लोगों की सहमति का होना जरूरी है। 70%, अगर मान लीजिए 100 परिवार की जमीन है तो कम से कम 70 लोग परिवार सहमत होने चाहिए। 100% सहमति देखो संभव नहीं है, लेकिन अगर 70% सहमत है, इसका मतलब है कि उस जमीन एक्वायर करने से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, कोई सरकार बहुत ब्लंडर नहीं करने जा रही। तो पीपीपी के तहत अगर सरकार कर रही है तो 70% लोगों की सहमति का होना जरूरी है। और सहमति के संदर्भ में जो तीसरा पॉइंट बनाया गया बच्चा, कि यदि सरकार पब्लिक इंटरेस्ट में प्रोजेक्ट के लिए किसी प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए जमीन एक्वायर कर रही है, जमीन कौन एक्वायर कर रहा? सरकार। किसको देने के लिए? प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए। प्राइवेट सेक्टर उस पर अपना बंगला बनाएगा? नो। क्या करेगा? पब्लिक इंटरेस्ट का कोई प्रोजेक्ट लगाएगा, विकास के लिए जरूरी है। लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट के लिए सरकार किसी की जमीन को एक्वायर कर रही है बच्चा, तो 80% लोगों का, अगर पूरा प्राइवेट सेक्टर करेगा तो सरकार और प्राइवेट मिलकर करेगी तो 70% लोगों की सहमति जरूरी है, और पूरा प्राइवेट सेक्टर करेगा तो 80% लोगों की सहमति जरूरी है। इस तरीके से 1894 में किसी से पूछा नहीं जाता था, अब पूछकर उसकी जमीन एक्वायर की जा रही है और अच्छा मुआवजा भी दिया जा रहा है, पब्लिक खुश होगी, भूमि अधिग्रहण और विस्थापन समस्या नहीं बनेगी, असंतोष नहीं होगा लोगों में। और यही नहीं, इस सहमति के प्रावधान को काफी हद तक रेशनलाइज कर दिया गया बच्चा, इस सहमति के प्रावधान को काफी हद तक रेशनलाइज कर दिया गया। इस सहमति के प्रावधान को काफी हद तक रेशनलाइज कर दिया गया। और यहां पर एक बात और करने की है, 1894 के कानून में एक प्रावधान था इमरजेंसी का, ठीक है, और इमरजेंसी का हवाला देकर आपातकालीन सरकार कभी भी किसी की जमीन को एक्वायर कर सकती थी, एकदम तत्काल 24 घंटे के अंदर जमीन एक्वायर। और इमरजेंसी का जो डिफिनीशन था ना, वो बिखरा हुआ था, क्लियर नहीं था। सरकार ने आपातकालीन प्रावधान को केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा तक सीमित कर दिया। प्राकृतिक आपदा और राष्ट्रीय सुरक्षा, मान लीजिए कहीं पर भूकंप आ गया और इमीडिएट जमीन जरूरी है उन लोगों को शरण देने के लिए, ये प्राकृतिक आपदा है, या कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा आ गया, तो प्राकृतिक आपदा और राष्ट्रीय सुरक्षा को इमरजेंसी के अंतर्गत रख दिया गया। इसके लिए सरकार कभी भी किसी की जमीन को बिना कुछ के एक्वायर करेगी, जरूरी भी था। पहले इमरजेंसी का परिभाषा बड़ा बिखरा हुआ था और उसका सरकार दुरुपयोग कर रही थी। इस तरह से जमीन को एक्वायर करने के लिए काफी रेशनल तरीका अख्तियार किया गया, ताकि जिनकी जमीनों को लिया जा रहा है उनके साथ अन्याय न हो। 1894 के कानून में पुनर्वास और पुनर्स्थापन का अभाव था, लेकिन 2007 में इसके लिए अलग से कानून बनाया गया बच्चा, और 2013 में इस कानून को इसी में जोड़ दिया गया और समुचित पुनर्वास की व्यवस्था की गई। कहा गया कि पुनर्वास के बिना किसी की जमीन को एक्वायर सरकार नहीं करेगी, पहले पुनर्वास करेगी, उनको नई जगह पर जगह करके सेटल करेगी। ये नहीं कि आपकी जमीन को एक्वायर करके आपको गांव से भगा दिया गया और आप ऑफिस दौड़िए अपने पुनर्वास के लिए। लो, पहले पुनर्वास, पुनर्स्थापन, डैम
आपका जमीन अधिग्रहण, और खास करके जनजातियों के पुनर्वास के लिए और बेहतरीन व्यवस्था की गई। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, भूमि की पुनर्वापसी का अभाव। 1894 के कानून में अगर सरकार ने घोषित किया कि पार्टिकुलर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सरकार इस जमीन को एक्वायर कर रही है, और सरकार ने जमीन को एक्वायर कर लिया, मुआवजा दे दिया, और उस काम में उस जमीन का अगर उपयोग नहीं हुआ, सरकार ने कहा सड़क बनाने के लिए जमीन एक्वायर की गई है और जमीन एक्वायर कर ली गई और सड़क नहीं बना, तो किसानों को जमीन वापस कर देना चाहिए? नो। 1894 के कानून में था कि भूमि की पुनर्वापसी नहीं होगी, सरकार उस जमीन को किसी और मद में दे देगी किसी को। अब वो सरकार मालिक है, सरकार के ऊपर है। इसलिए कई बार सरकार क्या करती थी कि किसी अन्य मद की घोषणा करके, पब्लिक इंटरेस्ट की घोषणा करके जमीन को एक्वायर कर लेती थी। जन विरोध उतना नहीं होता था। फिर 2 4 5 6 7 साल में वो किसी प्राइवेट सेक्टर को मॉल बनाने आदि कामों के लिए जमीन को दे देती थी। इस कानून का भी दुरुपयोग किया जा रहा था, और जिसका भी जमीन अधिग्रहित हो रहा था, खमियाजा उसी को भुगतना पड़ रहा था, दुख उसी को हो रहा था, वंचित वही हो रहा था। भूमि की पुनर्वापसी का अभाव। और इसमें एक और प्रोविजन था, ध्यान देना, 1894 में जो सार्वजनिक हित की परिभाषा थी ना, वो बड़ा व्यापक थी। नए वाले कानून में सार्वजनिक हित की परिभाषा को काफी हद तक, हालांकि अभी भी कमजोर है, और इसमें से शिक्षा और हॉस्पिटल को सार्वजनिक हित के प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अगर सरकार किसी भी व्यक्ति को शिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए जमीन एक्वायर कर रही है, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट नहीं माना जाएगा 2013 के कानून के अनुसार। सरकार अगर किसी अपोलो को हॉस्पिटल बनाने के लिए जमीन एक्वायर कर रही है, ये पब्लिक इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट नहीं माना जाएगा। अगर सरकार अपने लिए कर रही है, माना जाएगा, लेकिन सरकार अगर किसी प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए कर रही है, तो यार वो हॉस्पिटल बना के लाखों करोड़ों रुपया कमाएगा, वो पब्लिक इंटरेस्ट कैसे? तो यहां पर पब्लिक इंटरेस्ट के दायरे में से हेल्थ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बाहर कर दिया ताकि मिसयूज न हो, क्योंकि शिक्षा का निजीकरण तेजी से हो रहा था, स्वास्थ्य और संरचनाओं का निजीकरण तेजी से हो रहा था, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट सेक्टर के द्वारा काफी तेजी से डेवलप किए जा रहे थे। उनको जमीन चाहिए थी और कमाने का बहुत बड़ा ये धंधा था, इसलिए इस दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया गया। आपने देखा होगा ग्रेटर नोएडा में किसानों की जमीन को लेकर के सरकार ने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को बांट दिया। जमुना एक्सप्रेसवे के लिए तो चलो जमीन एक्वायर किया गया, तो सरकार का एक सड़क निर्माण परियोजना थी, लेकिन बहुत से जगहों पर जमीन को एक्वायर करके इंडस्ट्रीज को दे दिया गया, जिसके विरोध में भयानक जन आंदोलन शुरू हुआ। नए वाले कानून में ये सारी चीजों को दूर किया गया। तो आइए, मोटा मोटी क्लियर हो चुका होगा कि 1894 के कानून में मुआवजा कम था, और मुआवजा केवल भूमि मालिक को था। एसआईए का कोई प्रोविजन नहीं था, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट का कोई प्रोविजन नहीं था, सहमति का कोई प्रावधान नहीं था, कोई सहमति नहीं ली जाती थी, पुनर्वास और पुनर्स्थापन का अभाव था, जमीन एक्वायर कर ली जाती थी, लोग दर दर भटके, भूमि की पुनर्वापसी का अभाव था। आप देखोगे पुराने शुरुआती दिनों में नर्मदा बचाओ आंदोलन इसलिए शुरू किया गया क्योंकि वहां जनजातियों को विस्थापित कर दिया गया, उनकी जमीनों को एक्वायर कर दिया गया, उनको पुनर्वास नहीं हुआ, वो पुनर्वास के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और डैम का काम शुरू हो गया। तो पुनर्वास और पुनर्स्थापन का अभाव था, भूमि की पुनर्वापसी का अभाव था। इन सभी कमियों को दूर करते हुए काफी हद तक सामाजिक न्याय के आदर्शों के अनुरूप नया कानून बनाया गया, LARR, इसको शॉर्ट में लिखेंगे बच्चा, लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013 के प्रमुख प्रावधान, मेजर प्रोविजंस ऑफ LARR एक्ट 2013। लिखते तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन आपका कम होता। मैं चाहता हूं एकदम फोकस्ड रहो, जो मैं बता रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं। चलिए हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पर।
ये राउंड राउंड हो रहा, क्लास में चलाऊं? बच्चों को सही पहुंच रहा है कि नहीं? तो क्लास कंटिन्यू करूं या क्या करूं? है ना, है ना? चलिए ठीक है, क्लास चल रहा है। शायद मुझे लगा कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, राउंड राउंड हो रहा। आपको क्लास दिखाई दे रहा बच्चा? आपको क्लास प्रॉपर दिखाई दे रहा है? चैट में लिखे एवरीथिंग इज ओके। यस सर, यस सर, यस सर, चल रहा है। डन, चलिए ठीक है, देखते हैं नए कानून के प्रावधान को। सबसे पहला, सार्वजनिक हित की स्पष्ट परिभाषा दी गई और हॉस्पिटल एवं शिक्षण संस्थान को सार्वजनिक हित के दायरे से बाहर कर दिया गया इस 2013 के कानून। यही आज कंटिन्यू है। मतलब आज हॉस्पिटल के नाम पे, शिक्षण संस्थान के नाम पे किसी की जमीन को एक्वायर करके मिसयूज नहीं किया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिया जाएगा। जो हो रहा था, जो लोगों में असंतोष उत्पन्न कर रहा था, हमारे ही जमीन पर हमें थोड़ा मुआवजा देकर और अपोलो आकर के बड़ा हॉस्पिटल खोल करके लाखों करोड़ों रुपया कमा रहा, कहीं ना कहीं तुलनात्मक अभाव बोध होगा। तुलनात्मक अभाव बोध मैं बता चुका हूं, रिलेटिवली प्राइवेसी। दूसरा, भूमि अधिग्रहण हेतु सहमति का प्रावधान किया गया, पहले नहीं था। आपकी जमीन को एक्वायर कर रही है सरकार, आपसे पूछ रही है, कितनी खुशी की बात है, अच्छा लगेगा आपको। सहमति का प्रावधान, 3 सहमति के स्वरूप थे। सरकार द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु भूमि अधिग्रहण सहमति आवश्यक नहीं। दूसरा, सरकार द्वारा पीपीपी के तहत सार्वजनिक हित में प्रयोग हेतु भूमि का अधिग्रहण 70% की सहमति आवश्यक। और सरकार द्वारा सार्वजनिक हित में सरकार द्वारा सार्वजनिक हित में निजी कंपनियों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए, प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए कि वही उसको यूज करेगी, अगर जमीन एक्वायर की जा रही है तो 80% की सहमति आवश्यक होगा। 80%। क्लियर है? मैं समझा चुका हूं। सी, अन्य प्रावधान। अन्य प्रावधान में पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान। पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान 2007 के कानून को इसमें क्लब कर दिया गया, जो 1894 में नहीं था। दूसरा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के बाद भूमि अधिग्रहण का प्रावधान, उनका पुनर्वास और पुनर्स्थापन करने के बाद जमीन को एक्वायर किया जाएगा। तीसरा, आपके सामने स्क्रीन पर है, एसआईए का प्रावधान, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन। किसी भी परियोजना का क्या सोशल इंपैक्ट होगा, इसका असेसमेंट किया जाएगा। और जो भी दुष्प्रभावित है उनकी समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा, जो पहले वाले कानून में बिल्कुल नहीं था। चौथा, मुआवजा जमीन मालिकों के अलावा अन्य प्रभावितों को भी मिलेगा, क्योंकि एसआईए के बाद अन्य प्रभावितों का पता चलेगा, और जब पता चलेगा तो मुआवजा जमीन मालिक को तो मिलेगा ही मिलेगा, 4 गुना और दुगना अन्य प्रभावितों को भी मिलेगा। पांचवां, मुआवजा बाजार मूल्य पर आधारित होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना और शहरी क्षेत्रों में दुगना। पहले भी था बच्चा, पहले भी था, नए कानून में भी है, ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना और शहरी क्षेत्रों में दुगना। छठा पॉइंट है, मुआवजा जो आपको मिलेगा उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, कोई स्टाम्प शुल्क नहीं लगेगा। यह भी एक फायदा है आपको, ऐस कीजिए। 7वां पॉइंट है, यह भी एक मुद्दा था बच्चा, जब मैं आपको एक अर्बनाइजेशन पढ़ाऊंगा तो एक टॉपिक हाल के दिनों में चर्चा में आया है, भूमि अधिग्रहण और खदान की समस्या।
काउंटर अर्बनाइजेशन और खदान की समस्या। काउंटर अर्बनाइजेशन का मतलब होता है जब किसी नगर में क्षमता से ज्यादा जनसंख्या आ जाए तो नगर की जनसंख्या को डिसेंट्रलाइज करना और नगर के बाहर शिफ्ट करना, इसके लिए जमीन को एक्वायर करना, उनको बाहर शिफ्ट करना। अतिनगरीकरण, ओवर अर्बनाइजेशन और खदान की समस्या। शहर में गांव से इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं कि शहर का परिधीय विस्तार हो रहा है। दिल्ली में चले आओ और पानीपत चंडीगढ़ वाले रोड पे चले जाओ, पानीपत तक दोनों तरफ केवल हाउसिंग सोसाइटी डेवलप हो गई है, जमीन नहीं बची है। जयपुर के रोड पे चले जाओ तो जयपुर तक यार दोनों तरफ हाउसिंग सोसाइटी लगातार डेवलप हो रही है, जमीन नहीं बची है। आगरा के रोड पर निकल जाओ, आगरा तक, मोदी नगर तक, हर तरह के सड़क पर, रोहतक वाले रोड पे चले जाओ, रोहतक तक। और जिन जमीनों पर हाउसिंग सोसाइटी डेवलप हो रही है या जिन जमीनों को एक्वायर करके पॉपुलेशन को डिसेंट्रलाइज किया जा रहा, नोएडा बनाया गया और दिल्ली की इंडस्ट्री को डिसेंट्रलाइज किया गया, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सारी की सारी जमीनें बहुफसली खेती वाली जमीनें थी। ये हरित क्रांति का क्षेत्र था। इन जमीन पर 3-3 सीजन उत्पादन किया जाता था। एक नया बहस भारत में शुरू हुआ कि इस तरह से बहुफसली खेती पर घर बनाई जाने लगेगी, कंक्रीट बनाया जाने लगेगा, इंडस्ट्री लगने लगेगा, तो खदान उत्पादन का पर इसका नकारात्मक प्रभाव होगा। ये पढ़ रहा था। ये एक लंबा डिबेट चला और हुआ कि नहीं, इस तरह के जमीन के एक्वायर करने को रोका जाना चाहिए। इसलिए इस नए कानून में यह प्रावधान किया गया, 7 नंबर पॉइंट में दिया गया है कि सरकार जमीन को जब एक्वायर करे तो कोशिश करे कि कृषि भूमि का एक्वायर लास्ट विकल्प, राइट, बंजर भूमि का अधिग्रहण करे और एक फसली और बहुफसली भूमि का अधिग्रहण अंतिम विकल्प हो। ऐसा नहीं किया गया कि नहीं किया जाएगा, किया जाएगा। यह बाधा नहीं बनना चाहिए, लेकिन कोशिश ये रहे कि हम वैसी जगहों पर इंडस्ट्री लगाएं जिससे कि हमारा खदान उत्पादन दुष्प्रभावित न हो। तो ये नए कानून का एक प्रोविजन ये भी है। 8 नंबर, भूमि वापसी का प्रावधान। यदि किसी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट की घोषणा की गई, ये पब्लिक इंटरेस्ट का एक प्रोजेक्ट है जिसको सरकार लगाने जा रही है या प्राइवेट सेक्टर लगाने जा रहा है या पीपीपी के तहत शुरू किया जा रहा है और सरकार इसके लिए जमीन एक्वायर कर रही है, सरकार इसके लिए आपकी जमीन एक्वायर कर रही है। घोषणा के बाद जो बाजार मूल्य होगा, सरकार उस बाजार मूल्य के अनुरूप आपको मुआवजा देगी। लेकिन अगर उस परियोजना का निर्माण किसी कारण से नहीं होता तो इसमें प्रोविजन किया गया है बच्चा कि 5 वर्ष तक वेट किया जाएगा। 5 वर्ष तक अगर उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट का काम शुरू नहीं होता है जिसके लिए आपकी जमीन को एक्वायर किया गया है, तो सरकार को आपकी जमीन वापस करना पड़ेगा। वो जमीन आपकी वापस कर दी जाएगी, वो जमीन आपकी वापस कर दी जाएगी, वो जमीन आपकी वापस कर दी जाएगी। और यहां एक बात और ध्यान देने की है कि अगर जमीन आपकी ली गई, उस समय 20 लाख रुपए एकड़ था, 80 लाख आपको दिया गया। 5 साल सरकार ने उस जमीन को रख लिया। 5 साल बाद सरकार ने आपकी जमीन को वापस कर लिया, तो 5 साल में जमीन की कीमत बढ़ी ना? अगर उस सरकार की जगह पर कोई प्राइवेट सेक्टर आपसे लिया होता और वो 20 लाख की जगह पर जमीन 50 लाख हो गई होती, तो प्राइवेट सेक्टर आपको मात्र 80 लाख का ही हिसाब होता ना। वो कहता कि नहीं, आज 50 लाख है तो 50 गुने 2 करोड़, उस हिसाब से आप पैसा वापस कीजिए, क्योंकि आप तो हमको केवल 80 लाख वापस कर देंगे, मैं आपको फिर से जमीन दे दूं पूरा का पूरा, आज बढ़ी हुई कीमत का फायदा केवल आप उठाएं, यह उचित नहीं है।
तो प्रोविजन किया गया कि सरकार आपकी जमीन को वापस करेगी और जो कीमत बढ़ा है उसका 60% गवर्नमेंट को मिलेगा और 40% का आप लाभ उठाएंगे। यह भी प्रोविजन किया गया। भूमि वापसी का प्रावधान, यदि परियोजना 5 वर्ष में शुरू नहीं हुई तो तथा भूमि के बढ़े हुए मूल्य का 40% हिस्सा भूमि के मूल स्वामी को भी दिया जाएगा। 9 नंबर पॉइंट, इमरजेंसी का जो प्रोविजन है, आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रीय सुरक्षा और प्राकृतिक आपदा तक सीमित कर दिया गया और संसद द्वारा मान्य किसी अन्य आपात स्थिति तक सीमित कर दिया गया। यानी ये इस कानून में प्रोविजन किया गया कि इसके बाद अगर कोई अन्य इमरजेंसी की कहानी बनती है वो पार्लियामेंट विल डिसाइड और उसके लिए सरकार कभी भी आपकी जमीन को एक्वायर करेगी। उसके लिए फिर ये सब चीज नहीं, इमरजेंसी का प्रावधान होगा। पहले 1894 में इमरजेंसी का प्रावधान बड़ा ओपन था, ये सारे उसमें लूप होल्स थे जिसका दुरुपयोग सरकार के द्वारा किया। 10 नंबर, पुनर्स्थापित क्षेत्र में 25 और संरचनात्मक सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य। आपकी जमीन एक्वायर करने के बाद अगर आपको पुनर्स्थापित करना है दूसरी जगह पर, मान लीजिए नदी घाटी परियोजनाएं बनाई जा रही है और पूरा जनजातीय गांव वहां से हटाना पड़ गया, तो जहां पर भी उनको पुनर्स्थापित किया जाएगा वहां 25 इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होनी चाहिए। एक कंपलसरी है, एक कानून बना दिया गया। यानी सरकार जब जमीन एक्वायर करे तो उनको 25 इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वहां उपलब्ध कराए, पानी, बिजली, सीवर सिस्टम, सब कुछ, एवरीथिंग, इतनी सुख सुविधा कि वो खुश होके वहां जाए, पुनर्स्थापित स्थल पर वो दुखी ना हो। पुनर्स्थापित क्षेत्र में 25 और संरचनात्मक सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य। 11 नंबर पॉइंट, यहां पर एक और प्रावधान किया गया बच्चा कि अगर शहरी क्षेत्र में जमीन एक्वायर किया जा रहा है और वहां पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जाएगा तो उसमें से मान लो कुछ, उसमें से एक विकसित भूमि का एक हिस्सा, वो नेचर ऑफ प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, भूमि के मालिक को भी दिया जाए तो उसका भी आजीविका वहां पर चलता रहे। एक बहुत अच्छा एफर्ट था, बहुत अच्छा प्रयास था। ठीक है। 12 नंबर प्रोविजन बना, लिखा हुआ है अपील का अधिकार। मतलब अगर कहीं भी आपको लगता है कि आपकी जमीन को एक्वायर, आप किसान हो, आप आम आदमी हो, आप जनजाति हो, सरकार ने आपकी जमीन को एक्वायर किया है और उसमें कहीं भी इन नियमों का उल्लंघन किया है, आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो इसके लिए डिपार्टमेंटल हेड उत्तरदायी होगा और आप इसके लिए अपील में जा सकते हो। आप इसके लिए अपील में जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। 1894 में यह प्रोविजन नहीं था। 1894 के कानून में यह प्रोविजन नहीं था, अपील का अधिकार नहीं था। इसमें कर दिया गया। ये काफी हद तक डेमोक्रेटिक है और एक लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है। ये 12 प्रोविजन जो मेन है बच्चा 2013 के कानून में बनाया गया और आपको लग रहा होगा कि ये कानून बना करके सरकार ने भूमि अधिग्रहण को काफी हद तक न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया है, काफी हद तक बेहतर करने का प्रयास किया है, ताकि सरकार द्वारा विकास परियोजनाओं के लिए जो लैंड एक्वायर किया जा रहा है उसमें अन्याय न हो, उसमें किसी का शोषण न हो, किसी को वंचित होना न पड़े। यही है नया वाला कानून। और इस कानून में एक प्रोविजन डाला गया कि यह कानून चूंकि 2013 के नाम से जाना जाता है, 1 जनवरी 2014 को यह कानून लागू हुआ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ। 1 जनवरी 2014 को यह कानून लागू हुआ। 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2014। और इसमें प्रोविजन किया गया कि आज से यानी 1 जनवरी 2014 से 5 साल पहले तक के, आज से 5 साल पहले तक का कोई भी जमीन एक्वायर होगा। अब ये नहीं ना कि आज के बाद 1 जनवरी 2014 को एक कानून लागू हुआ तो इसके बाद कोई भी जमीन अधिग्रहण होगा तो इस कानून के तहत होगा, नहीं। इसमें कर दिया गया स्पेस, क्योंकि कई जन आंदोलन चल रहे थे, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में लोग असंतुष्ट थे।
अगर कह दिया गया कि 1 जनवरी 2014 के बाद कोई भी जमीन एक्वायर किया जाएगा, इस कानून के तहत मुआवजा दिया जाएगा, इस कानून के तहत सब कुछ होगा, तब भी आंदोलन खत्म नहीं होता, व्यापक जन आंदोलन चलता रहता। इसलिए कहा गया कि नहीं, 5 साल पहले यानी 1 जनवरी 2009, 1 जनवरी 2009 के बाद, 1 जनवरी 2009 के बाद जितनी भी जमीन अधिग्रहण का काम हुआ है, उस पर नए कानून लागू होंगे, उनका मुआवजा नए कानून के अनुसार होगा, उनका पुनर्वास नए कानून के अनुसार दिया जाएगा। 2013 के अधिनियम की धारा 24 में प्रावधान किया गया कि 5 साल पुराने अधिग्रहण भी इस अधिनियम के दायरे में आएंगे। ये 2024 काफी डिस्प्यूट में रहा है, इस पर 2 बार सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। लेटेस्ट बच्चा क्या मुद्दे हैं, इसको मैं एक छोटा सा टॉपिक बना करके यहीं पर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये है प्रावधान। अनुसूचित जनजातियों के लिए इसमें स्पेशल प्रोविजन था। अनुसूचित जनजातियों के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए इसमें स्पेशल प्रोविजन था, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था विस्थापन पढ़ाते समय कि विस्थापन का सबसे ज्यादा दंश, कष्ट, दर्द, वंचन अगर किसी कम्युनिटी को हुआ है तो ट्राइबल कम्युनिटी। आपका और हमारा तो जमीन गया सड़क बनाने के लिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए, और उस प्रोजेक्ट के आते ही हमारी जमीन की, बाकी जमीन की कीमत बढ़ गई, क्योंकि हमारा गया 10 कट्ठा, हमारा गया 1 बीघा, हमारा गया आधा एकड़, 1 एकड़। अगर हमारे पास 10 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ अगर चला गया, 9 एकड़ की कीमत आसमान छूने लगी। हमारा गांव जहां है, हमारे गांव के बगल से जमुना एक्सप्रेसवे निकला, हमारे पास 10 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन को सरकार ने एक्वायर किया, मुआवजा थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा, 9 एकड़ जमीन जो पहले 20 लाख रुपए एकड़ बिकती थी, खेत था, आज वो 2 करोड़ रुपए एकड़ बिक रही है। बच्चा, बताने की जरूरत नहीं, आप समझदार हो, आप अगल बगल देख सकते हो। आप ही के गांव से अगर चौड़ी सड़क निकल जाती है तो आपके गांव में जमीन की कीमत बढ़ जाती है। अगर कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री आपके गांव में लग जाता है, आपकी जमीन की कीमत बढ़ जाती है। सूचनाओं को बेच करके आज करोड़ों रुपया लोग खेल रहे हैं, कमा रहे हैं। सरकार के पास अगर हमारी बहुत बड़ी पहुंच है, बहुत ज्यादा जान पहचान है, हम सूचनाओं को खेलेंगे। हमें सूचना मिल गई कि भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि एक 8 लेन सड़क इस रास्ते निकाली जाएगी। ये सबसे पहले अगर हमको खबर मिल गई तो सोचो कि जिस रास्ते 8 लेन के लिए नक्शा पास हुआ, हम उसके अगल बगल की जाकर के जमीन को 1000 एकड़ जमीन खरीद लिए, 100 एकड़ जमीन खरीद लिए, अलग अलग लोगों के नाम पर जमीन खरीद लिए। ये हम ही को पता है, वहां के लोगों को भी नहीं पता। और जमीन हम खरीदे खेत के भाव 10 लाख रुपए बीघा, 10 लाख रुपए एकड़। लेकिन जैसे ही खबर चली कि यहां पर हाईवे बन रहा है, वो 10 लाख रुपए एकड़ की जमीन बन गई 1 करोड़ रुपए एकड़, 2 करोड़ रुपए एकड़। सोचो कितना फायदा हमको हुआ। आज इस तरह की सूचनाओं को निकाल करके, सूचनाओं को के आधार पर लोग करोड़ों रुपया कमा रहे। तो हमारे गांव से अगर सड़क गुजर रही है तो हमारे बाकी 9 एकड़ की कीमत आसमान छू रही है। 1 एकड़ गया तो हमारा दर्द उतना नहीं है, लेकिन जनजातियों का तो पूरा गांव चला गया, उनका पूरा घर चला गया, उनका पूरा खेत चला गया, मुआवजा भी नहीं मिला। वन विभाग की जमीन थी। इन सब चीजों को दूर करने के लिए वन अधिकार अधिनियम लाया गया, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम लाया गया 2007 में, और सबको क्लब इसमें किया गया। तो जनजातियों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ा अभिशाप था विस्थापन, भूमि अधिग्रहण। उनको दूर करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन किया गया। आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने बताया भी था, जनजातियों की जमीन यथासंभव टाली जाए। इसमें जो प्रोविजन है बच्चा, इसमें कहा गया कि जनजातियों की जमीन को अधिग्रहण अंतिम विकल्प, और अगर अधिग्रहण करना ही पड़े ना तो ग्राम सभा और स्वायत्त परिषद का सहमति जरूरी, अपने मन से नहीं। दूसरा, इनका मुआवजा सामान्य से ज्यादा हो। तीसरा, मुआवजा का 1/3 अधिग्रहण से पहले, इनका अधिग्रहण या सबका अधिग्रहण
ये पहले पुनर्वास हो, इनका भी हो, मुआवजा भी अधिग्रहण से पहले हो, 1/3 मुआवजा पहले दिया जाए। और जहां पर भी इनको पुनर्वासित किया जाए, विस्थापित जहां पहले थे वहां जो जो इनको लाभ मिलता था, आरक्षण, पेशा, 1996 वन अधिकार अधिनियम 2006, सबका लाभ नए पुनर्वासी क्षेत्र में भी इनको मिलना चाहिए। जनजातियों के लिए एक और प्रोविजन किया गया कि यदि 100 से अधिक परिवारों का विस्थापन हो रहा, अगर 100 से अधिक जनजातीय परिवार विस्थापन का सामना कर रहे हैं, तो इनको जहां पर भी पुनर्स्थापित किया जाए वहां इनके लिए एक विशेष परियोजना चलाई जाए, एक विशेष विकास कार्यक्रम चलाई जाए, ट्राइबल डेवलपमेंट स्कीम का प्रावधान किया गया। ये जनजातियों के लिए था। यथासंभव जनजातियों के भूमि अधिग्रहण को टाला जाए और जरूरत पड़ने पर ग्राम सभा और स्वायत्त परिषद की सहमति आवश्यक है। एसटी परिवार को मुआवजा सामान्य से अधिक हो और मुआवजा राशि का 1/3 अधिग्रहण के पहले उनको दिया जाए। तीसरा, एसटी को विस्थापन क्षेत्र में प्राप्त आरक्षण का लाभ, पेशा अधिनियम 1996 का लाभ और वन अधिकार अधिनियम 2006 का लाभ नए पुनर्वासी क्षेत्र में भी उनको दिया जाए और 100 से अधिक परिवारों के विस्थापन पर जनजातीय विकास परियोजना को लागू की जाए। नए विस्थापित क्षेत्र में 25 और संरचनात्मक सुविधाएं की जाए, ये पहले भी मैं बता चुका हूं। इस तरीके से ट्राइबल कम्युनिटी के लैंड एक्विजिशन को, डिस्प्लेसमेंट को काफी हद तक सामाजिक न्याय के आदर्शों के अनुरूप बनाने का प्रयास किया गया, उनकी समस्याओं को काफी हद तक दूर करने का प्रयास किया गया। डन। ये था बच्चा 2013 का LARR एक्ट 2013 और लगभग आपको इसका प्रोविजन समझ में आ चुका होगा। अब इसका एक अगला डायमेंशन हमने दे दिया, इसका महत्व। और महत्व में बताने की जरूरत नहीं है कि यह कानून विस्थापन की समस्या का एक बेहतर प्रयास है। इस कानून के द्वारा सही पुनर्वास और उचित मुआवजा देने का प्रयास किया गया है और साथ साथ इसमें अन्यों को जो मुआवजा का प्रावधान किया गया है SIA के द्वारा, नो डाउट माइंड ब्लोइंग है। कम से कम वो बेचारे वंचित नहीं होंगे, उन्हें भी कुछ ना कुछ मिलेगा। इससे विस्थापन को मिनिमम नुकसान होगा, विस्थापन इतना बड़ा समस्या नहीं बनेगा। इस कानून के द्वारा मनमाना भूमि अधिग्रहण को रोकने का प्रयास किया गया है और निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार जो पैसा लेकर के ये सब काम धड़ल्ले से कर रही थी और सरकार की इन्हीं सब एक्टिविटीज से जनता असंतुष्ट थी और ढेर सारे जन आंदोलन उभर कर सामने आए थे। कम से कम इस तरह की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। शहरी विस्थापितों को शहर में जो रहने का अवसर दिया गया, यह भी एक अच्छा प्रयास है। उनको वहां पर कुछ डेवलपमेंट का भाग दिया जाएगा और ट्राइबल कम्युनिटी के लिए अलग से विशेष प्रयास करके उनको भी संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है। तो कुल मिलाकर के विस्थापन की समस्या का यह कानून एक बेहतर समाधान प्रस्तुत करता है। महत्व में यही लिखेंगे, पहला, विस्थापन की समस्या का समुचित समाधान संभव हुआ है। इस कानून से उचित पुनर्वास और मुआवजा और अन्य दुष्प्रभावितों को भी मुआवजा से विस्थापन से मिनिमम नुकसान संभव हुआ है, विस्थापन से मिनिमम नुकसान संभव हुआ है। और तीसरा, मनमाना भूमि अधिग्रहण पर इस कानून के द्वारा रोक लगाई गई है। निजी कंपनियों को हितों को, निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने वाली प्रवृत्तियों को रोकने का काफी हद तक प्रयास किया गया है। शहर के विस्थापितों को भी इससे लाभ पहुंचाया गया है और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाकर उनकी सुरक्षा का उपाय किया गया है। फलतः सामाजिक न्याय से युक्त विकास संभव हुआ है, विस्थापन की समस्या का काफी हद तक समाधान संभव हुआ है। ठीक है, एक डायमेंशन हमारा इसका पॉजिटिव है। इसके बाद एक डायमेंशन में हमने इसके नेगेटिव पहलुओं की चर्चा की है बच्चा, आलोचना, खामियां, आलोचना। क्रिटिसिज्म ऑफ LARR एक्ट 2013। ठीक है,
डिमेरिट्स, क्रिटिसिज्म 2013, इसकी क्या खामियां हैं? हालांकि कुछ विद्वानों ने खामियां बताई, हालांकि खामियों में दम नहीं है बच्चा, बट फिर भी कुछ खामियां लोग बताते हैं। पहला बताते हैं कि अनैच्छिक बाध्यकारी अधिग्रहण सरकारी प्रयोग वाला है ना, 70% सहमति, 80% सहमति, लेकिन अगर सरकार किसी परियोजना को शुरू करने के लिए ले रही है तो किसी सहमति की जरूरत नहीं है। कुछ लोग इसकी आलोचना कहते हैं ठीक नहीं है। हालांकि इस आलोचना में दम नहीं है, क्योंकि हर चीज में अगर सहमति होने लगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट लोगों का कहना है कि नहीं, यहां पर भी कुछ सहमति का प्रावधान रखना चाहिए। अगर सरकार किसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन को एक्वायर कर रही है, इमरजेंसी में तो रख ही दिया गया है ना, इमरजेंसी में आपातकालीन वाले प्रोविजन में राष्ट्रीय सुरक्षा और प्राकृतिक आपदा और पार्लियामेंट सिर्फ कर दिया गया। तो सरकार अगर किसी परियोजना के निर्माण के लिए जमीन एक्वायर कर रही है तो 70% नहीं, 50%, 40% सहमति का प्रावधान, कम से कम 50% सहमति का प्रावधान होना चाहिए। लोग कहेंगे कि इससे सरकार को क्या लाभ होगा? क्यों सरकार आपके साथ गलत करेगी? सरकार किसी प्राइवेट सेक्टर से पैसा लेके गड़बड़ कर सकती थी। उनको जमीन, जब सरकार खुद प्रोजेक्ट लगा रही है तो सरकार का इसमें पर्सनल इंटरेस्ट क्या है? लोगों ने कहा कि सरकार यहां मिसयूज कर सकती है। अगर कट्टर मुस्लिमों की सरकार है, हिंदू के इलाके में सरकार सार्वजनिक हित को लेकर के प्रोजेक्ट लगा सकती है, इस तरीके से अपने समुदाय के हितों को लाभ पहुंचा सकती है। या कट्टर हिंदुओं की सरकार है, ये काम वो मुस्लिम ईसाई के यहां जाकर कर सकते हैं। किसी जाति विशेष की सरकार है और दूसरी जाति के यहां जाकर के प्रोजेक्ट लगा के, तो कहीं ना कहीं इसका मिसयूज सरकार कर सकती है, इसलिए सहमति का प्रावधान होना चाहिए। हालांकि इस आलोचना में कोई दम नहीं। एक और आलोचना की जाती है कि अभी भी सार्वजनिक उद्देश्य, पब्लिक इंटरेस्ट का डिफिनेशन नहीं क्लियर, थोड़ा सा और इसको बिल्कुल वेल डिफाइन करना चाहिए। इसलिए अभी भी निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने की संभावना बनी हुई है, हालांकि इसमें भी दम नहीं है। आलोचक कहते हैं कि अभी भी कृषि भूमि और बहुफसली भूमि के अधिग्रहण पर पूरी तरह रोक नहीं लगाया गया। आप भी समझते हो कि पूरी तरह रोक लगा दिया जाएगा तो उसके कारण डेवलपमेंट के काम को तो नहीं रोका जाना चाहिए, इसमें भी दम नहीं है। एक आलोचना है कि सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, SIA के अंतर्गत केवल आर्थिक पक्षों को रखा गया। मतलब अगर कोई परियोजना लगाई जा रही है, आपकी जमीन उसके लिए एक्वायर किया जा रहा है, तो आपके उस जमीन पर, उस इलाके पर जो जो डिपेंडेंट है, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है, उसको भी कुछ मुआवजा दिया। सरकार ने आपकी जमीन को एक्वायर करी क्योंकि वहां पर सड़क बनाना है, लेकिन सरकार की ही जमीन में, जो सरकार के सड़क के किनारे की जमीन होती है, अगर कोई चाय का दुकान चला रहा है, उसी पर उसका परिवार आश्रित है, SIA में उसको भी मुआवजा दिया जाएगा। कोई पान का दुकान खोल के बैठा हुआ है, उसी पर उसका परिवार आश्रित है। अक्सर देखोगे कि सड़क के किनारे लोग चाय पान का दुकान लगा देते हैं, वो जमीन सरकार की होती है, उनको भी मुआवजा दिया। या आपके खेतों में जो खेती में इन्वॉल्व लोग थे, अगर पूरा गांव एक्वायर किया जा रहा है, उसको भी मुआवजा दिया जाएगा। सही है। आलोचक कहते हैं कि SIA में केवल आर्थिक पक्ष शामिल किया गया है। अरे भैया, एक जनजाति को पूरे गांव से हटा देते हो, उनके देवी देवता से उनको अलग कर देते हो, तो जो उनका इमोशनल क्राइसिस है, उस पर तो विचार ही नहीं किया जा रहा। बगल के गांव में उनका साला साली, मामा मामी, फूफा फूफी रहते हैं और वहां से उनको 50 किलोमीटर दूर हटा दिया। इससे जो उनका मनोवैज्ञानिक नुकसान हुआ, क्राइसिस, वो SIA में शामिल नहीं है। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट के अंतर्गत केवल आर्थिक पक्षों को शामिल किया गया है, मनोवैज्ञानिक पक्ष, भावनात्मक पक्ष आदि को शामिल नहीं किया गया है, जो ठीक नहीं है। बच्चा, ये 4-5 कमियां हैं। एक और कमी है, ध्यान देने की बात है,
एक आलोचक लोग कर रहे हैं, 2013 के कानून में प्रावधान है कि ग्रामीण क्षेत्र में बाजार मूल्य का 4 गुना, शहरी क्षेत्र में दुगना। अब प्रश्न है कि शहरी क्षेत्र किसको माना जाए? अगर मान लो, यहां टेढ़ा था, ध्यान देना बच्चा, मान लो ये शहर का लीगल बाउंड्री है। लीगल बाउंड्री का मतलब या तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत हो, म्युनिसिपलिटी के अंतर्गत हो, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका, नगर निगम का एक रेंज होता है ना, एरिया होता है, जहां के चुनाव, यहां तक रहने वाले जो लोग हैं यही नगर निगम के चुनाव में वोट देते हैं। ये लीगल बाउंड्री हो गया, ये शहर हो गया। और फिर इस शहर से एक सड़क इधर गुजरती है, एक सड़क इधर गुजरती है, एक सड़क इधर गुजरती है, एक सड़क इधर गुजरती है। हर सड़क के अगल बगल भी गांव हैं, घर है, जमीनें हैं। अब देखो, लीगल परिभाषा माना जाएगा तो यहां पर अगर जमीन के एक्वायर किया गया तो आपको शहरी क्षेत्र हो गया, और शहरी क्षेत्र में बाजार मूल्य का दुगना। और अगर इस बाउंड्री के बाहर की जमीन को एक्वायर किया गया तो ग्रामीण क्षेत्र हो गया, मुआवजा 4 गुना। जबकि इतना नजदीक में इतना बड़ा फर्क हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जमीन का रेट तो वही होगा बच्चा। शहर के जस्ट परिधि पर का जो क्षेत्र होता है, भले वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन वो शहर से सटा हुआ होता है, उसी शहर का हिस्सा का पार्ट होता है। इसलिए इस कानून में क्या किया गया? कानून में कहा गया कि 8 किलोमीटर, अब ध्यान दो, ये जो लीगल एरिया है ना शहर का, इससे 8 किलोमीटर के रेंज को शहरी क्षेत्र माना जाएगा। यानी 8 किलोमीटर शहर के लीगल एरिया से 8 किलोमीटर के एरिया में अगर जमीन एक्वायर किया जाएगा तो दुगना ही दिया जाएगा। दुगना ही सही ही बनाया गया, क्योंकि शहर से सटे हुए 8 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसका कीमत तो शहर जैसा ही होता है यार। 4 गुना देने पर बहुत हो जाएगा, दुगना ही दिया जाएगा। और 8 के बाहर के एरिया को ग्रामीण क्षेत्र माना जाएगा। सही है? अब बताओ कि जो यहां वाले हैं वो क्या चाहेंगे कि भाई हम ग्रामीण हैं, हमें 4 गुना मुआवजा मिले, दुगुना क्यों, हमें क्यों शहरी क्षेत्र में डाला जा रहा? एक आलोचना की जाती है, एक आलोचना है। एक और आलोचना की जाती है बच्चा, इस कानून में कहा गया कि 1 जनवरी 2014 से 5 वर्ष पहले जिनका अधिग्रहण हुआ है वो सब इस नए कानून के तहत लाभान्वित होंगे। आलोचक कहते हैं कि उसके पहले वाला, हमारा भूमि अधिग्रहण हुआ है 30 दिसंबर 2008 और ये कानून कहता है कि 1 जनवरी 2009 के बाद जिनका भूमि अधिग्रहण होगा उनको इसका लाभ मिलेगा। 3 दिन के लिए मैं लाभ से वंचित हो गया। तो एक आलोचना यह भी है कि 5 वर्ष पूर्व से अधिक अधिग्रहण वालों की समस्या का इसमें समाधान नहीं किया गया, भले ही उनको किसी भी तरीके से अधिग्रहित करके कोई भी मुआवजा दे दिया गया हो। ये 5-6 आलोचना की जाती है। अधिनियम में निहित खामियां, हम आलोचना को 2 पार्ट में करेंगे। ए पार्ट अभी मैंने बताया, अधिनियम में निहित खामियां की आलोचना की जाती है। पहली खामी कि इसमें सार्वजनिक उद्देश्य की परिभाषा अभी भी व्यापक है, फलतः निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने की संभावना अभी भी विद्यमान है। दूसरी खामी, सरकारी प्रयोग हेतु अनैच्छिक या बाध्यकारी अधिग्रहण जो है वो सही नहीं है, अनुचित है, उसमें भी थोड़ा बहुत सहमति का प्रोविजन होना चाहिए। तीसरा है कृषि भूमि या बहुफसली भूमि के अधिग्रहण पर रोक का अभाव है,
इस कानून में उसको रोकने का प्रयास नहीं किया गया है। इसमें बस केवल ये कह दिया गया है कि पहले बंजर भूमि का अधिग्रहण हो, कोई विकल्प न हो तब बहुफसली भूमि का, कृषि भूमि के अधिग्रहण की छूट देता है ये कानून, उसको रोकने का प्रयास नहीं किया गया, जबकि एक लंबा मुद्दा रहा है ये। चौथा, एसआईए में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के अंतर्गत जीवन के सभी पक्षों को इसमें शामिल नहीं किया गया, मनोवैज्ञानिक पक्षों को, भावात्मक पक्षों को, इसमें केवल आर्थिक पक्षों को शामिल किया गया, जो सही नहीं है। भूमि के बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजा का प्रावधान या शहरी क्षेत्र में मुआवजा हेतु 8 किलोमीटर की सीमा का निर्धारण त्रुटिपूर्ण है, यह भी समझा चुका हूं। और 5 वर्ष पूर्व से अधिक अधिग्रहण वालों की समस्या का इसमें समाधान नहीं किया गया है, नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। बच्चा ये है अधिनियम में जो प्रोविजन है उसकी आलोचना, राइट? लेकिन आपने देखा होगा इस आलोचना में कोई दम नहीं है। अरे 5 साल ना 8 साल करते तो फिर कहता लोग कि 8 साल के एक दिन पहले वाले का क्या होगा। 10 साल कर दिया जाता कि 1 जनवरी 2005 के बाद जिनका हुआ है, तो लोग कहते 4 वालों का क्या होगा। इसका कोई सीमा नहीं है यार। तो हम कहेंगे कि काफी हद तक सही है। अब 100% फुल प्रूफ कोई चीज नहीं हो सकता, इसलिए इन 6 आलोचनाओं में बहुत दम नहीं है। लेकिन एक आलोचना अधिनियम के परिणामों के संदर्भ में की जाती है, और यह आलोचना आज के डेट में काफी चर्चा का विषय है। इस आलोचना पर आपके यूपीएससी में सवाल पूछा गया है, एथिक्स में सवाल पूछा गया है। इस नए कानून का परिणाम क्या हो रहा है? नया वाला ये जो कानून है, एक तो सही है कि इसका परिणाम विस्थापितों के लिए अच्छा हुआ, लेकिन विकास परियोजना के लिए ये नया कानून बहुत हानिकारक हुआ है। विकास परियोजनाओं के लिए यह नया कानून बहुत हानिकारक हुआ है, क्योंकि इस नए कानून के तहत जब किसी की जमीन को आज के डेट में हम एक्वायर करते हैं, अधिग्रहण करते हैं, तो प्रोजेक्ट की घोषणा करनी होगी, सहमति लेनी होगी, उसके लिए टाइम लगेगा, फिर एसआईए करना होगा। मतलब इतना लफड़ा है कि कहा जाता है कि नए कानून के अनुसार जमीन को एक्वायर करने में कम से कम 5 वर्ष का समय लग रहा। अब सोचो कि 5 वर्ष के लिए कोई इंतजार नहीं करेगा। 2014 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के बाद पहला काम किए कि वो दुनिया के यात्रा पर निकल गए, दुनिया के अलग अलग देशों में गए, और अलग अलग देशों में जाकर के हर जगह उन्होंने आह्वान किया कि इंडिया चलो और इंडिया में निवेश करो। हर जगह जाकर के वहां उद्योगपतियों की उन्होंने बैठक की और कहा कि आप भारत में चलो, हम भारत में आपको सबसे सस्ते दर पर श्रम उपलब्ध कराएंगे। 36 करोड़ युवा आबादी है हमारे यहां। पूरे विश्व भ्रमण के द्वारा उन्होंने दुनिया के कंपनियों को इंडिया में इन्वेस्ट करने का प्रयास किया। और बच्चा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि अगर रेगुलेटिंग एजेंसी के रूप में हमारी सरकार प्रॉपर काम करे, अगर रेगुलेशन प्रॉपर हो, तो विदेशी निवेश का बहुत फायदा लिया जा सकता है। अगर कोई विदेशी निवेश इंडिया में आता है तो लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, और साथ साथ सरकार को टैक्सेस भी मिलते हैं। हां, बिना रेगुलेशन के अगर काम हो आनन फानन में, तो इसका नुकसान हो सकता है। हमारी सरकार ने विदेशी निवेशकों को भारत में लाने का प्रयास किया। हमारे यहां 36 करोड़ युवा आबादी थे, उनके रोजगार बहुत बड़ी चुनौती है हमारी सरकार के सामने, कल भी थी और आज भी है। हमारी सरकार ने इसके लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम शुरू किया, ताकि लोगों को स्किल्ड किया जाए और इन नई कंपनियों में वो रोजगार करने लायक बन सके। और ढेर सारी विदेशी कंपनियां इंडिया में आई, लेकिन ये नए कानून के चक्कर में ये विदेशी कंपनियां 5 साल तक इंतजार करने को तैयार नहीं। अगर इंडस्ट्री लगाना है तो उनको इमीडिएट जमीन चाहिए,
और पता चला सरकार जमीन एक्वायर कर रही है। अब एक्वायर करने में इस नए कानून के तहत एक्वायर कर रही है, एसआईए करा रही है, सहमति के प्रावधान को देख रही है, तमाम तरह का लफड़ा 3, 4, 5 साल तक जमीन को एक्वायर करने में लग गया। इंडस्ट्रीज भाग जाएगा। उधर अपील का अधिकार है। आपकी जमीन को सरकार ने एक्वायर करके और अमेरिका के इंडस्ट्रिस्ट को दे दिया, आप कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नहीं, हटाया जाए। अब बेचारा अमेरिका का इंडस्ट्रिस्ट भागेगा ना, तो फिर दोबारा कोई इंडस्ट्रिस्ट नहीं आएगा, ऐसा सरकार ने सोचा। इसलिए इस नए कानून को विकास की प्रक्रिया में बाधा के रूप में देखा गया। अधिनियम के परिणामों के संदर्भ में खामियां या आलोचना, और सबसे प्रमुख आलोचना है कि इस नए कानून को विकास परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में देर होने से लगभग 5 वर्ष इससे विकास की प्रक्रिया बाधित हुई है। सरकार ने इसको विकास की प्रक्रिया में बाधक के रूप में देखा, राइट? और सरकार ने जैसे ही इसको बाधक के रूप में देखा, हमारी नई सरकार आई। नई सरकार को लगा कि भाई गड़बड़ हो गया, और नई सरकार ने क्या किया, 2015 में इस कानून को संशोधित कर दिया। 1 जनवरी 2014 को इस अधिनियम को लागू किया गया। इस कानून को विस्थापितों के लिए तो बढ़िया माना गया कि विस्थापन से जुड़ी समस्याओं का यह बेहतर समाधान है। विस्थापितों के संदर्भ में सामाजिक न्याय के आदर्शों के अनुरूप है। सामाजिक न्याय के आदर्शों के अनुरूप है। सामाजिक न्याय के आदर्शों के अनुरूप है। लेकिन विकास की प्रक्रिया में बाधक है। इसलिए 2015 में हमारी भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसको संशोधित किया, और संशोधित करके ऐसा बना दिया, ध्यान से सुनो, संशोधित ही नहीं किया, संशोधित करके इमीडिएट अध्यादेश के रूप में लागू कर दिया। क्योंकि सरकार को इमीडिएट इन्वेस्टमेंट चाहिए था, सरकार को इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहिए था, सरकार को विदेशी उद्योगपतियों को भारत में उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए था। इसलिए सरकार ने इस कानून में संशोधन किया और संशोधन करके अध्यादेश के रूप में लागू कर दिया। और जो अध्यादेश के रूप में बच्चा लागू किया, उसके अंतर्गत जो प्रोविजन थे, वो प्रोविजन बड़ी गड़बड़ थे। गड़बड़ का मतलब फिर 1894 जैसा स्थिति उत्पन्न कर दिया गया। 1894 जैसा स्थिति उत्पन्न कर दिया गया का मतलब है, 1894 जैसी स्थिति उत्पन्न कर दिया गया का मतलब है कि हूबहू वही नहीं लाया गया, लेकिन कुछ इस तरह का खेल कर दिया गया कि फाइनली गेंद सरकार के पाले में चला गया, और सरकार जब चाहे तब किसी की जमीन को एक्वायर कर सकती है। कैसे, क्या प्रावधान नए अध्यादेश में लाया गया? नए अध्यादेश में लाया गया कि सरकार जब किसी की जमीन एक्वायर करेगी, तो 5 संदर्भों में, ये 5 जो रहेंगे वो रहेगा, सहमति का प्रावधान रहेगा, लेकिन 5 संदर्भों में सहमति का प्रावधान नहीं रहेगा। पहला, राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा। अगर राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जमीन एक्वायर करती है, तो यहां पर कोई सहमति का प्रावधान नहीं चाहिए, कोई एसआईए नहीं चाहिए, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं चाहिए, कोई सहमति नहीं चाहिए। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रिफिकेशन, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए अगर सरकार जमीन को एक्वायर कर रही है, तो यहां पर भी सहमति की जरूरत नहीं है, एसआईए की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखते जाओ। हाउसिंग फॉर पुअर्स, अगर गरीबों के लिए घर बनाने के लिए सरकार जमीन एक्वायर करती है, तो कोई सहमति की जरूरत नहीं है, कोई एसआईए की जरूरत नहीं है। बड़ा क्लियर है।
लेकिन आई रिपीट, ये तीन तो ठीक लग रहा, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा सही है, सहमति को आवश्यक नहीं माना गया, ग्रामीण अवसंरचना भी सही है, गरीबों के लिए घर भी सही है। बाकी दो प्रोविजन जो किया गया ना, उस पर गौर करना। जो चौथा किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार अगर किसी की जमीन को एक्वायर कर रही है तो कोई सहमति की जरूरत नहीं है, कोई एसआईए की जरूरत नहीं है। अब सोचो, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ब्रॉड कर दिया गया कि मोदी सरकार ने सब उसमें ला दिया, हमारी सरकार ने सब कुछ उसमें ला दिया। मतलब पुराना कानून 2013 वाला जेव का त्यों रहा, सहमति वगैरह डैश डैश डैश, बस उसमें एक क्लॉज कर दिया कि इन 5 के लिए कोई सहमति की जरूरत नहीं है, कोई एसआईए की जरूरत नहीं है। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और पांचवा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, औद्योगिक गलियारा। किसी एरिया को औद्योगिक गलियारा घोषित करके वहां के लिए जमीन एक्वायर किया जाएगा तो कोई सहमति नहीं चाहिए, कोई एसआईए नहीं चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कहानी। इसके अलावा और भी कुछ प्रोविजन कर दिया गया। देखो, हॉस्पिटल और शिक्षण संस्थान को सार्वजनिक परियोजना के दायरे में ला दिया गया, यानी हॉस्पिटल के लिए बनाने के लिए या कोई इंस्टीट्यूट खोलने के लिए किसी प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए सरकार अगर जमीन एक्वायर करती है तो पब्लिक इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट माना जाएगा। 1894 में भी था, 13 में हटा दिया गया था क्योंकि इसका मिसयूज हो रहा था, फिर ला दिया गया। भूमि वापसी का कोई प्रावधान नहीं होगा, ये भूमि वापसी का कहानी नहीं रहेगा। एक फसली और बहुफसली भूमि का अधिग्रहण भी कर सकती है सरकार, ये सब नहीं कि बंजर का ही पहले करे। और सबसे इंपॉर्टेंट, गलती होने पर यह सरकार कुछ गड़बड़ भी कर दे तो डिपार्टमेंटल हेड उत्तरदायी नहीं होगा, यानी अपील का अधिकार नहीं होगा। सरकार को यह डर था कि पब्लिक कोर्ट में चली जाएगी और पता चला कि फिर डेवलपमेंट रुक जाएगा। सरकार ने जो किया उसका अपना संदर्भ था, अपना चश्मा था, लेकिन रियलिटी यही थी। सरकार ने विकास फोकस्ड अमेंडमेंट किया। सरकार को विकास को गति देनी थी, धनाधन भूमि अधिग्रहण करके प्राइवेट सेक्टर को देनी थी ताकि निजीकरण को बढ़ावा दिया जा सके, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जा सके। तो विकास के संदर्भ में तो ये अमेंडमेंट सही था, लेकिन फिर विस्थापितों के संदर्भ में अगर देखो, अगर सामाजिक न्याय के संदर्भ में देखो, सोशल जस्टिस के चश्मे से देखो तो ये अमेंडमेंट बड़ा ही अन्यायपूर्ण था। ये अमेंडमेंट तो फिर से उसी औपनिवेशिक कानून के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया गया। 1 जनवरी 2014 को वही बातें जो मैंने आपको बताया एक नजर डाल देते हैं। 1 जनवरी 2014 को इस अधिनियम को लागू किया गया, परंतु इसे विकास के मार्ग में बाधक बताते हुए नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2015 में इसमें व्यापक संशोधन करके इसको अध्यादेश के रूप में लागू कर दिया गया। और इसके अंतर्गत जो प्रावधान किए गए वो प्रावधान थे, निम्न 5 परियोजनाओं के लिए सहमति और एसआईए का प्रावधान नहीं रहेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा, ग्रामीण अवसंरचना एवं विद्युतीकरण, गरीबों के लिए घर, अवसंरचना एवं सामाजिक अवसंरचना, औद्योगिक गलियारा। ठीक है। इसके बाद हॉस्पिटल और शिक्षण संस्थान सार्वजनिक परियोजना के दायरे में भूमि वापसी का प्रावधान नहीं रहेगा। एक फसली और बहुफसली भूमि का अधिग्रहण भी सरकार कर सकती है और गलती होने पर डिपार्टमेंटल हेड उत्तरदायी नहीं रहेंगे, अपील का अधिकार नहीं होगा। सरकार ने 2013 के कानून में संशोधन करके अध्यादेश के रूप में लागू कर दिया और दनादन जमीन एक्वायर करना शुरू कर दिया। फटाफट जमीन एक्वायर शुरू हो गया, इंडस्ट्रीज को दिया जाने लगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया। लेकिन जैसे ही यह अमेंडमेंट लागू किया गया, पूरे देश में हंगामा मच गया। नरेंद्र मोदी सरकार के इस नवीन संशोधित अध्यादेश को विस्थापितों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए अहितकर माना गया, किसान विरोधी माना गया। इसका तीव्र विरोध हुआ।
और अभी 3 कृषि कानून के विरोध में जो आपने जन आंदोलन देखा होगा, बच्चा किसान आंदोलन देखा होगा, राकेश टिकैत आदि आदि के नेतृत्व में, कई गुना बड़ा किसान आंदोलन उभर कर सामने आ गया पूरे भारत में। पूरे भारत में किसान सड़क पर आ गए, किसान के साथ गरीब सड़क पर आ गए, और यह आंदोलन इतना प्रबल हुआ कि मोदी सरकार का यह संशोधित कानून अध्यादेश खत्म हो गया और फिर से 2013 का कानून जो लागू था वो लागू हुआ, और आज भी वही कानून लागू। डन। नरेंद्र मोदी सरकार के इस नवीन संशोधित अध्यादेश को गरीबों और किसानों का विरोधी बताते हुए इसका तीव्र विरोध और आंदोलन, फलतः अध्यादेश की समाप्ति और पुनः 2013 का कानून लागू। मोदी सरकार ने जब देखा कि भाई जनता पक्ष में नहीं है, अध्यादेश वापस हुआ, तो सबसे पहले तो मोदी सरकार ने फिर से थोड़ा सा जो अध्यादेश वाला प्रोविजन था उसको ढीला किया। किसानों के विरोध और आंदोलन को देखते हुए पुनः नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा इस कानून में संशोधन किया गया और भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार विधेयक 2015 को लोकसभा में पारित कर दिया गया, परंतु जून 2016 को यह राज्यसभा में लंबित हो गया। जब ये राज्यसभा में लंबित हो गया, लगा कि अब ये कानून पूरा होने वाला नहीं है बच्चा, तो नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा, जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट थी, वहां पर जो नरेंद्र मोदी का अध्यादेश वाला कानून था उसके अनुरूप वहां पर भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करवा दिया गया। यानी 2013 का जो कानून केंद्र सरकार ने बनाया था, राज्य सरकार ने वहां पर उसको अमेंड कर दिया और अमेंड करके संशोधित करके भूमि अधिग्रहण को आसान कर दिया, 1894 की तरह कर दिया, और दनादन वहां पर भूमि अधिग्रहण करके और विकास की प्रक्रिया को तीव्र करने का प्रयास शुरू किया गया। तमिलनाडु में किया गया, तेलंगाना में किया गया, गुजरात में किया गया, हरियाणा में किया गया, महाराष्ट्र में किया गया, झारखंड में किया गया, आंध्र प्रदेश में किया गया। क्योंकि 2016 में का जो ये प्रोविजन था, इसके बारे में मत जानो, कोई जरूरत नहीं है, इसके प्रावधान की बात मैंने कर दी है, मैं आपको उसमें दे दूंगा। 24 नवंबर 2016 को दिल्ली के रामलीला मैदान में अखिल भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में एक विशाल विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया मोदी सरकार के इस नए विधेयक के विरोध में। लोगों को लगा कि सरकार ने जो अध्यादेश के रूप में कानून लागू किया था वो तो वापस हो गया, लेकिन सरकार किसी न किसी रूप में इस कानून को लाना चाहती है, तो जमकर इसका विरोध शुरू हुआ। इधर मोदी सरकार एक तरफ विरोधी दलों को इसके पक्ष में एकजुट करने का प्रयास जारी किए हुए है। अभी भी आज भी सरकार चाहती है कि किसी भी तरीके से अगर विकास को गति देना है तो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को इजी बनाना होगा। ये 5 साल वाला लैंड एक्विजिशन एक्ट सही नहीं है 2013 का, और ये नया कानून तभी बनेगा जब विपक्ष एकजुट होगा। इसलिए सरकार इन विपक्षों को एकजुट करने का एक तरफ प्रयास कर रही है आज की डेट में, ध्यान देना, आज की डेट में। तो दूसरी तरफ विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन द्वारा नए कानून का निर्माण, जैसा कि हमारी नरेंद्र मोदी सरकार ने 2015 में किया था, नए कानून का निर्माण और विकास की प्रक्रिया को तीव्र करने का प्रयास जारी है। विकास की प्रक्रिया को तीव्र करने का प्रयास जारी है। तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, जहां जहां केंद्र में अगर सरकार ने इसको कानून का रूप देने में सक्षम नहीं रही, तो सरकार ने जहां जहां इनके सहयोगी की सरकार है, इनकी सरकार है,
वहां वहां इन्होंने तदनुरूप संशोधन किया, भूमि अधिग्रहण को आसान किया और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करी। भूमि अधिग्रहण तेज हो गया, विकास की प्रक्रिया अग्रसारित हुई, विकास तेज हो रहा, लेकिन विस्थापितों का दर्द खत्म नहीं हुआ, क्योंकि विस्थापितों का दर्द रियल में 2013 के कानून के तहत ही खत्म हो रहा था। यह है बच्चा भारत में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013।